ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अनायास ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता सुनने का अवसर मिला और इस तरीके की जब पत्रकार वार्ताएं होती हैं तो पूरे प्रदेश की जनता देखती है कि कोई न कोई जनता के हित का कोई निर्णय सबको सुनाएंगे। आप लोगों ने भी उसको सुनी और हम लोगों ने भी सुनी। मैं भी लगभग 38 वर्षों से राजनीति में हूँ। बहुत सारे राजनेताओं से सीखने समझने का संपर्क का अवसर मिला। मुख्यमंत्री जी भी भले आदमी हैं, लेकिन इतना विचलित मैंने कभी नहीं देखा। और जिस तरीके की पत्रकार वार्ता में जो बातें कही, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि उनके मन में हताशा, निराशा, बौखलाहट ये सब नजर आ रही थी। और इस नजर आने का कारण वो कांग्रेस के पुराने नेता रहे, उनका दर्द वाजिब है कि पूरे देश भर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कांग्रेस सिमटते सिमटते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक विचार से भी और व्यवहार से भी लगभग मुक्त हो गई। बड़े प्रदेशों में गिनती करें तो केवल राजस्थान बचा है, नहीं तो 2.5-3.5 प्रदेशों में। लेकिन रोचक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी इतने पर्यावरण प्रेमी हैं, इतने वन्य जीव जंतु प्रेमी हैं कि कभी वो घोड़े की बात करते हैं और आज बकरे की कर दी। अब कोई उनसे पूछे कि राजस्थान के विधायक ये बकरा मंडी कैसे हो सकते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात जरूर है कि वो घोड़े और बकरे की बात करते करते हाथी को लुप्त कर देते हैं। ये जादूगर जरूर है कि हाथी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। उन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या की बात कही। वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय के नेता हैं, उनको ध्यान होना चाहिए कि इस देश में आपातकाल लगाने का काम देश की राजनीति में, लोकतंत्र में, संविधान में पहली बार उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, उन्हीं की सरकार में हुआ। आज वो दुहाई देते हैं। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 93 बार कांग्रेस पार्टी ने ही किया, इस देश में किया। और राजस्थान के लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं इस पीढ़ी के भी कि 93 से 98 के दौरान स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को अस्थिर करने का काम जब हुआ था तो भजनलाल जी की अटैची कांड बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने अपनी बातों में कोरोना का जिक्र किया कि सरकार कोरोना का ठीक तरीके से प्रबंधन करने की कोशिश कर रही है। मैं पिछले दिनों की जो गतिविधियां देखता हूं, राज्यसभा चुनाव से लेकर और आज तक, 1.25 साल की सरकार की विफलता को छुपाने के लिए, कोरोना के प्रबंधन में फेल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, बीजेपी पर और हम लोगों पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया। 2.25 बरस हो गए, कोरोना में पूरे तरीके से विफल हो गए। थोड़ी भी गैरत होती
तो इस समय जोधपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है, उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, कम से कम जाके सुन तो लेते। लेकिन मुख्यमंत्री जी के 100 दिन का कोई लॉग बुक देखे तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी अपने आवास से कितनी बार निकले, कितने राजस्थान के लोगों के दुख दर्द पूछे और कितने आंसू पहुंचे। इसलिए मुझे लगता है कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। एक बात और जोरदार कही उन्होंने कि लोग पार्टियों के कारण एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, बड़े पदों से नवाजे जाते हैं, लेकिन गद्दारी और गद्दारी को राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। तो बकरे के बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही, तो कम से कम बता दें कि वो गद्दार कौन है। अपनी पार्टी के अंतर विरोध को, अंतर कलह को बीजेपी के माथे मढ़ना, मैं तो इसको न्याय नहीं मानता। राज्यसभा चुनाव से पहले दंभ भरा था कि हम एकजुट हैं, संख्या पूरी है। फिर क्यों 10 दिन बाड़ाबंदी करी? कैसे समय में, जब कोरोना पीक पर था, 300 से ऊपर मौतें हो गई और वहां ऐसे 7 सितारा होटल में लोगों ने देखे किस तरीके से मौज मजे हो रहे थे। ये नैतिकता थी क्या? और यदि यही एकजुटता थी, यही ताकत थी, ऐसे ही लोकतंत्र उनकी पार्टी में है, तो फिर डर किस बात का? वो इस बकरे की हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते करते ये बता दें 2008 में क्या बहुमत था उनके पास, कैसे जुटाया, 2018 में कैसे जुटाया। जिस तरीके की बात वो करते हैं, हमने जब जो चीज कही कि 10 दिन के भीतर उस रिसोर्ट में किन किन से क्या बात हुई, उसको स्पष्ट कर दें, हम मान लेंगे ये राजस्थान के गांधी हैं। इतनी नैतिकता तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उन लोगों से क्या बात हुई। और बात हुई, प्रमाण इस बात का है कि 45 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर ने जब मतदान का बहिष्कार किया कि हम किसी दल को वोट नहीं देंगे, इसी राजस्थान के उसी कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के एक वोट को भी लेने पर मजबूर कर लिया। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई? इसलिए वो नैतिकता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि आज अच्छा होता कि राजस्थान की अराजकता, राजस्थान का भ्रष्टाचार, राजस्थान के अपराध, उन पर बात करते। एसओजी और एसीबी का डर दिखाकर किन्हीं रीजनल पार्टी के, किन्हीं निर्दलियों को डरा सकते हैं, लेकिन उस एसओजी को, एसीबी को राजस्थान के उस भ्रष्टाचार को रोकने में लगाते, उस मेवात में लगाते जहां 2 दर्जन से भी ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं हुई। एक घटना में तो लड़की के बाप की हत्या तक हो गई, उसको लटका दिया गया फांसी पर। ऐसे अनेकों बेशुमार उदाहरण हैं। इसलिए जब वो गवर्नेंस की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कोई हक नहीं है। और उनमें जरा भी गैरत होती तो इस तरीके से आज जो दृश्य पेश किया, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, क्या ये सहकारी संघवाद की उस परंपरा का हिस्सा है? क्या वो उनकी गरिमा का हनन नहीं है? क्या उनकी मानहानि नहीं है? क्या ये विशेषाधिकार में नहीं आता? मुझे लगता है कि इस तरीके की बात करके उन्होंने राजस्थान की राजनीति की शुचिता को खत्म करने की कोशिश की है। अपने ही विधायकों के प्रति जब उन्होंने ऐसी बात करी, तो बीजेपी वाले तो कहीं बिकने जा नहीं रहे थे। किनके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके, किसी बेचारे गरीब गुर्गे के फोन की ट्रैक करके ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा के चुनाव वे चले गए, एक लंबे अरसे तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो एसओजी के अफसरों को बदलने का क्या कारण था कि एसओजी के बड़े अधिकारी को तत्काल बदला? ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने नेताओं के फोन टैप किए, तो ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है क्या? किस नैतिकता के आधार पर ये सबूत जुटा रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई चीजें उजागर हो गई। उन्होंने पार्टी की गद्दारी का और बाकी चीजों का जिक्र किया, तो मैं उनको निवेदन करना चाह रहा हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया।
सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता थे। जिस तरीके से कांग्रेस में उनका अपमान हुआ, एक दल से दूसरे दल में जाना, नहीं जाना, ये किस संविधान में लिखा है? किसी इंडिपेंडेंट से वोट मांगना कहाँ अपराध है? इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोग जब पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो इसका साफ संकेत है कि वहां उनका अपमान हुआ और उस कांग्रेस के विचार को ये मानकर कि ये विचार अब भारत का विचार नहीं है, देश की जनता का विचार नहीं है। आज वो हमारे सम्मानीय सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इज्जत दी है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी दल में आता है तो इस पर ऐतराज कहाँ, लेकिन ये बौखलाहट है। उन्होंने एक जोरदार रोचक बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2023 में सरकार बनाएंगे और उसकी तैयारी अभी शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात। एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसा ही है। 1.25 साल में सरकार थी, आगे की कब बनाओगे पता नहीं। ये तो भावी सोम शर्मा पितृकथा जैसा है। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बात कही, मुझे लगता है कि सारी हदें पार कर दी। राजस्थान की राजनीति की शुचिता को भंग किया, विधायकों को बकरा बताया, पहले घोड़ा बता रहे थे। तो कम से कम ये निश्चित कर ले, राहुल गांधी जी से मार्गदर्शन ले लें, क्या बताना है। कई बार फिगर भूल जाते हैं। 35 करोड़ बता रहे थे, अभी 20-25 करोड़ बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको या तो संगत का असर हो गया होगा, या मुझे लगता है कि उनको देश का नेता बनने की जल्दी है कि यदि वो मोदी जी की, अमित शाह जी की और बीजेपी का विरोध करेंगे तो देश की जनता उनको जल्दी से पहचानेगी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने नाम लेकर विपक्ष के प्रमुख नेताओं के, केंद्रीय नेताओं के, उन्होंने उस गरिमा का हनन किया है। और मेरा सख्त ऐतराज है इस बात पर, उनके दल में क्या होगा कृपया हमारे माथे पर नहीं डालें। मैंने पहले भी कहा था, झगड़ा उनका अपना, अंतर विरोध, अंतर कलह उनका, हमारा क्या लेने देना। हम तो कांग्रेस के इस खेल में दर्शक हैं और इसलिए लांछित करने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने भारत की सहकारी संघवाद की भावना का, प्रधानमंत्री का अपमान करके उस भावना का अपमान किया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पूरे तरीके से वो असंतुलित थे। कोई तार्किक बात नहीं थी, केवल इसलिए कि वो विपक्ष को डराएं, विधायकों को डराएं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एसओजी ने जो नाम उजागर किया, उसी विधायक ने साफ तौर पर मना कर दिया। आपके प्रिंट ने छापा, मैं भी वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा हमें कोई प्रलोभन नहीं दिया, न किसी ने संपर्क किया। तो केवल लांछित करने का काम केंद्र की सरकार को, राजस्थान के नेताओं को, मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने कहा कि राजस्थान में कभी नहीं हुआ, वास्तव में कभी नहीं हुआ। नहीं तो बता दें वो भजनलाल जी वाला मामला हुआ था कि नहीं हुआ था, 2008 में बीएसपी का क्या हुआ था, 18 में क्या हुआ था। अभी पिटीशन चल रही है विधानसभा में स्पीकर महोदय के पास। इसलिए कुल मिलाकर मुझे लगता है जो मर्म की बात है, उनका अपना झगड़ा है, अपना अंतर्विरोध है। उसमें वो क्या किसको साबित करना चाह रहे हैं, गद्दार साबित करना चाह रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। दूसरा, पिछले 1.25 साल से सरकार की विफलता को और कोरोना के प्रबंधन की विफलता को ढकने के लिए सारा खेल रचा गया राज्यसभा से लेकर आज तक। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।